हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हम लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ओके, उन्हें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, उन्हें अभी सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। आप हो सके तो एक सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। 2 ही पेज हैं, बस आप 10 रुपये में 5 रुपये में निकल आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने पैसे वैसे खर्च कर दे तो आप एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। आपको अपने सिलेबस के सारे टॉपिक, इनफैक्ट सारे टॉपिक पता होने चाहिए। ओके, अगर आप हार्ड कॉपी नहीं निकलवा रहे हो तो आप गूगल पे जाइए और अपने सिलेबस के टॉपिक्स लिख लीजिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपका कुछ सिलेबस तो कंप्लीट होगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ जैसे कि आपका हिंदी में 20% कंप्लीट होगा, रीजनिंग में 30%, जीएस में 40% और ऐसे मैथ में 20%। तो ऐसे आपका कुछ ना कुछ सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इन सब का जैसे कि 20, 30, 40, 20, इन सब का मैं एवरेज निकालती हूँ। एवरेज में कुछ नहीं है, चारों को प्लस करना है और जितने नंबर हो उसका भाग दे देना है। तो ये आपका एवरेज का भी वो हो गया। किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज पूछे तो उन्हें जोड़ना है और जितने नंबर हो उनका भाग दे देना है। तो हमारे ये 20, 30, 40, 20 जोड़ के 110 बन रहे हैं। इसमें मैं 4 का भाग दे के ये निकल रहा है 27.5%। मतलब आपका 27% तो सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका इनफैक्ट 25% तो सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा 80-20। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, बहुत ही फेमस रूल है और बहुत ही अच्छा है। ओके, बुक भी लिखी गई है और बड़े बड़े लोगों ने, आप यूट्यूब पे जाके भी देख लीजिए। 80-20 रूल बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी कि 80-20 क्या होता है कि किसी भी चीज का बस 20% ही इम्पोर्टेंट होता है और आपको सिलेबस का 25% पता है, 80% उसका इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमें बस उस 20% को पहचानना होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आप अपने कपड़ों को लीजिए। ओके, आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, लेकिन आप पहनते कितने होंगे, बस उसमें से 20%। कुछ ही कपड़े होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, सेलेक्टेड होंगे, आप उन्हें ही पहनते हो। तो ये हम किसी भी चीज़ का बस 20% इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ का हम 20% करते हैं, 80% नहीं करते हैं। तो यही रूल हम इसमें लगाएंगे। किसी भी इसका 20% ही हमें देखना है, 20% ही हमें छांटना है। तो हमें बस वही करना है कि हम इसे ढूंढें कैसे कि 20% कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा 80% इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और मैं इस बारे में भी बताऊंगी। जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या फिर आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद मॉक टेस्ट। तो मैं इसे 80-20 में ना बांट के मैं बांटती हूँ इसे 20-10 और 70 में। मतलब 20% आपका वेरी इंपॉर्टेंट होगा, 10% आपका इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस 20% के लिए ये ज़रूरी होगा ये करना, और 70% आपका वेस्टेज होगा, वो आपको नहीं करना है। तो मैं आपको इसमें यही बताऊंगी कि आपको वो 20% और 10% आपको सर्च कैसे करना है और कैसे वो 70% आपको ढूंढना है कि ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है। किसी भी चीज़ का सीरियसली 20-30% बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से क्वेश्चंस आते हैं। चलो 70% से आ भी गए, है ना, आपने वो बहुत पढ़ा और उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ भी गए। ये आपने वो 70% बहुत पढ़ा और उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ गए, तो ये एक स्मार्ट स्टडी नहीं है। एक स्मार्ट स्टडी ये है कि हम किसी चीज़ में जितना इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें उतना ही मिलना चाहिए। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, आप मैथ को लिखिए। जैसे कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं आपको कॉपी पे लिखना है। जैसे कि मुझे मेंसुरेशन नहीं आती है, मुझे एपी के क्वेश्चंस नहीं आते, मुझे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते हैं। ओके, आपने लिख लिए, आपके पास सिलेबस भी है। अब आप हिंदी को लीजिए। हिंदी में आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे कि आपको रस नहीं आते हैं, छंद नहीं आते हैं, जो टफ रचनाएं होती हैं वो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी नहीं आती हैं। आप रीजनिंग लीजिए, रीजनिंग में आपको पूर्व धारणा वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और जीएस लीजिए, जीएस में तो आप ये सोचते होंगे कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं, मैं तो सब भूलता जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। ओके, तो आपने ये, ठीक है, आपने ये लिख लिया कि मुझे ये टॉपिक नहीं आते हैं।
पता है ये हमारे साथ होता है, ये सबके साथ होता है। हमारा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ओके, ये मेरे साथ भी होता था। जैसे कि मैं कोई भी एग्जाम दे के आई हूँ ना, भले ही मेरे उसमें 40 मैथ के हैं, भले ही मैं 38 क्वेश्चन सही करके हूँ, लेकिन जो मेरे 2 गलत हुए हैं ना, वो 2 दिन मुझे खाने पीने और सोने नहीं देते थे। जैसे कि मैं एग्जाम सेंटर से निकली, हॉल से निकली, वैसे ही यार ये सवाल ऐसे हो सकता था, इसमें मैंने ये नहीं किया, इसमें मैंने ये नहीं किया। और रीजनिंग में, जीएस में जो भी मेरे गलत हुए हैं उसमें दिमाग घूमता है। तो हम जो इतना अच्छा कर चुके हैं हमारा उसमें दिमाग नहीं जाता, जो हमारे गलत हो गए हमारा उसमें जाता है। और ये सही भी है, अच्छा है। ओके, अब आप क्या करो, आपने जो नहीं आते हैं वो लिख लिए। अब आपको कॉपी लो, अब आपको जो चैप्टर आते हैं वो लिख के देखो। तो आप देखोगे कि मैथ का आपको परसेंटेज चैप्टर, रेशियो भी आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, आपको नंबर सिस्टम आते हैं, आपको बॉडमास का नियम आता है, आपको भिन्न जोड़नी घटानी आती हैं, आपको सरलीकरण आता है, आपको इतना सारा तो आता है। आप ग्राफ के क्वेश्चंस कर लेते हो, हिंदी में भी आपको विलोम शब्द कर लेते हो, रस कर लेते हो, विलोम शब्द कर लेते हो, पर्यायवाची कर लेते हो आप, और आप जो पैसेज आता है उसमें से छांट लेते हो। ऐसे ही आप रीजनिंग लीजिए, रीजनिंग में आप सीरीज कर लेते हो, रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हो। कुछ गलत हो जाते हैं, कोई नहीं, आप कॉपी लीजिए, उन्हें लिखिए, आपको पता चलेगा। लिखने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप जिस भी चीज़ को सुधारना चाहते हो ना उसे लिखो, है ना। और आप ऐसे ही आपको जीएस में लिखना है। जीएस आप पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो, कुछ आपको यूपीजी के भी आती है, कुछ आपको स्टैटिक भी आती है, क्योंकि हम कंपटीशन में बने रहते हैं तो कुछ मॉक टेस्ट से, कुछ इधर से उधर से आ ही जाती है। तो आप लिखोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये वीडियो का सुनो मत, ये अप्लाई करके देखो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप लिखोगे ना, आप देखोगे कि मुझे इतने सारे चैप्टर आते हैं, इतना सब कुछ आता है, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। एग्जाम क्या है, बस एक कॉन्फिडेंस का खेल है। 2 घंटे में हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चल गया तो हमारा पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो घर आते ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जो एग्जाम खत्म होते ही सब सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में वो नहीं कर पाते हैं। तो क्यों होता है, हमें सेल्फ डाउट होता है कि हमारा ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ, हम नहीं कर पाएंगे, हम एक प्रेशर फील करते हैं। तो आपको उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मुझे इतने चैप्टर्स आते हैं, मुझे इतना सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ। आप अभी ये कह रहे हो कि मुझे सिलेबस नहीं आता, तो आप कैसे एग्जाम पास करोगे। आप देखो कि आपको कितना सब कुछ आता है, आपको बहुत बहुत कुछ आता है। सब कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस का खेल होता है। देखो इसको मैं आपको ना एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगी, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि एक लड़की है स्नेहा, उसके ना 7th में वो टॉप करती है, तो उसके टीचर्स, उसके मम्मी पापा उसकी बहुत तारीफ करते हैं, अरे हमारी बच्ची तो इतनी होशियार है, हमेशा टॉप करती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, लड़कों से भी ज़्यादा मार्क्स आए। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, तो इसकी वजह से उसने 8th में भी टॉप किया, 9th में भी टॉप किया, 11th, वैसे वो भले ही ना करती, वैसे वो कुछ ना करती, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही एक दूसरी लड़की है राधा, वो बेचारी फेल हो गई, तो उसके घर वाले से कुछ नहीं करती है, इधर उधर घूमती रहती है, पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं है। तो ये सोच सोच के उसके दिमाग में ना भर दिया जाता है। हम जो सोचते हैं, जो हमसे लोग कहते हैं, वही हम अप्लाई करने लग जाते हैं। तो खुद को कहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा समझ में आया हो। तो पहले आप खुद से ये कहिए हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो 20% कैसे पता करना है कि इम्पोर्टेंट कैसे है। आप 5 मॉक टेस्ट लीजिए, आप 5 मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, आप PYQ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मॉडरेट लेवल के होने चाहिए। आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, वो ना ज़्यादा टफ देता है ना ज़्यादा इजी देता है, मॉडरेट होता है। ऐसा ही हमारा एग्जाम में भी आता है। तो आप टेक्स्ट बुक से लीजिए, 5 मॉक टेस्ट लीजिए और 5 को लगाइए। मैंने 1-2 लगाने के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि कोई टफ होता है, कोई इजी हो जाता है, तो आप 5 लगाइए, तो आपको 5 का एवरेज पता चलेगा। जैसे आपके किसी में आए 100 नंबर, किसी में जैसे कि आपके किसी में 90 आए, किसी में 100 आए, किसी में 105 आए, किसी में 110 आए, तो आप इनका एवरेज निकालिए। जैसे कि इनका एवरेज आ गया 105, तो आप देखोगे कि आप 105 क्वेश्चन सही कर रहे हो। फिलहाल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, फिर भी आप 105 क्वेश्चन सही कर रहे हो, इसका मतलब आपके 210 नंबर आ रहे हैं। आपके जितने भी आ रहे हो, आपके 100 नंबर आ रहे हो, 95 आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जस्ट एक ऐसे ही ले लिया है। तो आप देखोगे कि आपको बहुत मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ओके,
और आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हो। जैसे कि आप मैथ में आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओके, 10 के एवरेज में सही हो रहे हैं, किसी में 8 हो रहे हैं, किसी में 12 हो जाते हैं, एवरेज 10 लेके चलते हैं। हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जीएस में आपके 18 का एवरेज सही हो रहा है, ओके। तो ये बनते हैं 93 क्वेश्चंस। तो मैं गर्ल्स के लिए बता दूं, गर्ल्स के लिए 105 क्वेश्चन सफिशियंट होंगे अगर वो सही करती हैं तो, और तो इसमें उनके आ रहे हैं 93। तो गर्ल्स का थोड़ा सा मैथ थोड़ा वीक होता है और कमेंट भी आया है कि हमारा मैथ थोड़ा वीक है और सब में हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो 10 एक एवरेज है, ओके, 10 आप कर लोगे क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ग्राफ के ही आएंगे, 5 क्वेश्चन आप इधर उधर से ढूंढ के बहुत ईजी आते कर लोगे। तो 93 क्वेश्चंस ये बन रहे हैं, आपको लाने हैं 105, मतलब आपको 12 क्वेश्चंस इसमें ऐड करने हैं। आपको ये पता चलेगा कि मुझे इसमें 12 क्वेश्चन ऐड करने हैं, जितने भी आपको ऐड करने हो उस तरह से मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। तो आप देखिए, हाँ मेरा मैथ कमजोर है, मैं मैथ में इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं कर सकती और मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करूँगी तब मेरा 1-2 नंबर बढ़ेगा, तो उसे छोड़ दीजिए। हाँ मेरी हिंदी सही है तो मैं हिंदी में बढ़ा सकती हूँ, हिंदी में 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं उसमें 5 बढ़ा लूँगी, तो मैं उसमें हिंदी में 5 बढ़ाऊंगी, ओके। ऐसे मेरी रीजनिंग सही है, रीजनिंग में मेरे 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं उसमें 7 बढ़ाऊंगी। तो ऐसे बढ़ गए हमारे 12 क्वेश्चन। और आपको ये इस मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा, हाँ मुझे मैथ अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि मैथ में मुझे जितना स्कोर करना था मेरा इतना हो रहा है। हाँ मुझे जीएस अब नहीं पढ़नी है क्योंकि मुझे जीएस में जितना करना था उतना हो रहा है, तो मुझे क्या पढ़नी है, हिंदी और रीजनिंग। तो ये गर्ल्स के लिए। ऐसे ही बॉयज़ का बताती हूँ, जैसे कि बॉयज़ का मैथ, बॉयज़ के लिए बताती हूँ, जैसे कि बॉयज़ का मैथ थोड़ा सही होता है तो वो मैथ में 5 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं। तो आपने मैथ में 5 क्वेश्चन बढ़ा लिए, आपने हिंदी में 7 क्वेश्चन बढ़ा लिए, आपने रीजनिंग में 10 क्वेश्चन बढ़ा लिए। तो आपके मैथ में हो गए आपके 15, हिंदी में हो गए आपके 32, रीजनिंग में हो गए आपके 50 और जीएस में हो गए आपके 18, ओके। लड़कों का हम इसको लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपको 115 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको कितने बढ़ाने हैं, इसमें 22 क्वेश्चन बढ़ाने हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन हमने मैथ में बढ़ाए 5 क्वेश्चन, तो आपके 15 सही हो गए। हिंदी में बढ़ाए हमने 7 क्वेश्चन, तो उसमें आपके 32 सही हो गए। रीजनिंग में बढ़ाए 10 क्वेश्चन, तो उसमें 50 हो गए। और हम जीएस में नहीं बढ़ा रहे, उसमें 18 सही हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है, ओके। तो आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे। और मॉक टेस्ट लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा पता है, आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, वो 20% क्या है, वो 20% इससे पता चलेगा आपको कि हमें वो 20% इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि संधि आती है तो हमें संधि पढ़नी है, समास आता है तो हमें समास पढ़ना है। तो आपको इस तरह से जीएस में भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा लेवल होता है, मैथ में कौन सा लेवल होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप मॉक टेस्ट ही लगाते रहोगे, जैसे कि ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप को करिए, फिर वो क्वेश्चन दूसरी बार मॉक टेस्ट में आ गया तो उसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। मॉक टेस्ट का मतलब बस गिनती बढ़ाना नहीं है, हर रोज़ आपके अपने 2 घंटे खराब करने नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन सब दोबारा आते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है, आपको वो रटे हुए होने चाहिए। आपको एक बार ही नहीं PYQ, आपको 5 से 6 बार लगाने हैं PYQ, क्योंकि 5 से 6 बार लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। और क्योंकि लेवल एक जैसा ही होता है, भले ही वो वाले क्वेश्चंस नहीं आए लेकिन उसके लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको PYQ में तो इनफैक्ट ऐसे होना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे कि कुछ वर्किंग भी होते हैं और कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं, तो उन्होंने मैसेज किए थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम घर का काम करते हैं, तो हम ये सब कैसे करें। तो उनके लिए मैं बताती हूँ, उन्हें ना सबसे पहले PYQ कर लेने हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये हमें, अगर आपको ये पता है ना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने का पता होना चाहिए कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपका 50% काम तो यहीं पे हो गया। तो आपको पढ़ना है एक्टिव रिकॉल मेथड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, उसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। आपने कुछ भी पढ़ा, मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, जीएस पढ़ी, कुछ भी पढ़ा,
आप उसमें पढ़ के फिर आप जो भी काम कर रहे हो आप जीएस के टॉपिक रिवाइज कीजिए। जैसे मन मन में मैंने आज ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, भले ही वो आपको ध्यान नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आएंगे ध्यान, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अपना काम खत्म करने के बाद वो देखने जाओगे ना तो फिर आपको वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप इस तरह से एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग करोगे ना तो आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें याद होने लगेंगी, चीज़ें याद आने लगेंगी। ओके, फिर आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। एक वो भी थे, एक एसडीएम बने थे, और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एसडीएम बने थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो वर्किंग थे, वो 8 से 9 घंटे की जॉब करते थे, सुबह शाम पढ़ते थे। तो वो एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग करते थे, रात को पढ़ के जाते थे, ऑफिस में वो रिवाइज करते रहते थे, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, उससे उनका दिमाग बहुत इफेक्टिव हो गया। उन्हें नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग जो एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग उनको एग्जाम में भी रिकॉल करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनकी तो वो हैबिट में आ जाता है, उन्हें दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल बच्चे जो वैसे पढ़ते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको मॉक देने हैं कि नहीं देने, आई थिंक इसका आंसर आपको मिल ही चुका होगा। आपको बिल्कुल मॉक देने हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसी से आपको पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल मॉक देने हैं। ओके, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जैसे एग्जाम कब होगा, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। आप बस ये सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम भले ही 1 महीने बाद और हो जाए, लेकिन जब भी हो वो एग्ज़ाम हमारा उसमें नंबर जरूर आना चाहिए, जरूर से ज़रूर आना चाहिए। भर्ती तो पूरी हो ही जाएगी, हर भर्ती ऐसे ही पूरी होती है, हमने भी ऐसे ही, हमारी भी सारी भर्तियां ऐसे ही पूरी हुई हैं, यूपी की सारी भर्तियां ऐसे ही पूरी होती हैं, तो वो तो पूरी हो जाएगी। भले ही 1 महीने की जगह 2 महीने बाद पेपर हो जाए, लेकिन वो जब पेपर हो, उसकी जब फाइनल कट ऑफ आए, उसमें हमारा नाम होना चाहिए। बस आप यही सोचिए, मैं बस यही सोचती थी, पेपर भले ही कभी भी हो। हमारे भी पेपरों की डेट हमें बहुत पहले नहीं पता थी, जैसे कि एसआई की 12 तारीख से पेपर स्टार्ट थे, 1 नवंबर को पता चला था कि 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट है। अगर डेट आने के बाद प्रिपरेशन करने का सोचते तो बताओ किसका नंबर आता। तो हमें ऐसे ही पढ़ाई करनी होती है, और डेट कभी भी आ जाती है, कुछ पता नहीं होता। ब्लैक लिस्टेड हो गई, सरकार का काम है, सरकार पे छोड़ दो। आप बस ये सोचो आज पेपर हो जाए, कल पेपर हो जाए, परसों हो जाए, बस मेरा उसमें नंबर आना चाहिए, और भर्ती तो कंप्लीट होगी ही, वो तो होनी ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये भी बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।